एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेक का सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में कन्वर्सेशन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें हेरिडिटी क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि वंशानुक्रम के बारे में आप सभी को पता ही होगा पहले से, जिसको नहीं पता वो सुन लीजिए। वंश कर्म यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में आए हुए जीन्स को कह सकते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। वो आपके किसी से भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता के अपने माता पिता से ट्रांसफ़र हुए जीन्स होते हैं और आपके माता पिता से आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। जो भिन्नता दिखाई देती है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं, वो उनके जो जीन्स होते हैं यानी कि हाइट का अकॉर्डिंग देखें तो हाइट लंबी होती है, कई बार माता की हाइट छोटी होती है, तो उसमें हो सकता है बच्चे की हाइट माता पे जाए तो कभी पिता पे जाए, तो उसी को हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट्स लिए हैं जो आपको सिर्फ समझने हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, यह हमारे माता पिता से प्राप्त हुए गुण होते हैं और विशेषताओं को हम हेरिडिटी या हम वंशानुक्रम कहते हैं, या अनुवांशिकता भी कहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सेकंड पॉइंट है, ये हमारे डिपेंड करता है हमारी शारीरिक बनावट कैसी होगी, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आंखें कैसी होगी, ब्राउन होगी, काली होगी, चेहरा कैसे होगा, काला होगा या डार्क ब्लैक होगा, ये हमारे माता पिता के द्वारा होते हैं। उसके बाद बुद्धि कैसी होगी, कई बार होता है कि माता पिता इतनी शार्प बुद्धि के नहीं होते लेकिन उनके बच्चे इतने शार्प बुद्धि वाले होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनका स्वभाव, उनका नेचर कैसा होगा, ये हेरिडिटी पर डिपेंड होता है। और रोगों की प्रवृत्ति, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ हो सकती है, ऐसी बीमारियाँ होती है जो जेनेटिक होती है। कहा जाता है कि बचपन से ही बच्चे का पूरी तरीके से हम डेवलपमेंट करते समय, जब भी बच्चे का डेवलपमेंट हो तो सारे टेस्ट डॉक्टर करता है ताकि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे चलकर फेस ना करनी पड़े। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, आपने सुना भी होगा, जैसे शुगर एक ऐसी बीमारी है कि कई बार आपके जेनेटिक होता है तो बच्चों में भी आता है, तो इस चीज़ का, जैसे थायराइड हो गया, थायराइड ज़्यादा है, तो इन चीज़ों में होता है। इनकी प्रवृत्ति आदि वंशानुक्रम द्वारा यानी कि अपने माता पिता के द्वारा मिले हुए जीन्स होते हैं उनके द्वारा जेनेटिक होती है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे विकास और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। अगर हमारा विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है तो हेरिडिटी हमारे विकास में बहुत ही ज़्यादा बाधक सिद्ध हो सकती है। हमारे बिहेवियर में हो सकता है, कई बार होता है कि हम इतनी ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि चिड़चिड़ा होता है, सारा दिन खुश नहीं रहना, तो इस तरीके के बिहेवियर भी हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिलते हैं। सबसे फोर्थ पॉइंट है, यह जन्म के समय ही हमारे साथ होता है। ये हेरिडिटी, जब जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं हम जो फेस करते हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें, उसके अंदर जन्म होने के बाद ही ये चीज़ें उनके साथ इंक्लूड होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब माँ के गर्भ में तो बच्चे का पूरा ऑल राउंडर डेवलपमेंट करने से पहले उसके सारे टेस्ट करा लेते हैं डॉक्टर, ताकि उसको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये पता चल चुका होगा कि हेरिडिटी क्या होती है। दूसरा है वातावरण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वातावरण क्या होता है कि जो हमारे आसपास के चारों ओर, पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट, चारों ओर की जो परिस्थिति होती है, जो प्रभाव होते हैं, उसको ही हम वातावरण कह सकते हैं। कहा जाता है जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस समय उसका इन्वायरमेंट उसे ऐसा देना चाहिए कि बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे, ऐसा ना हो चिड़चिड़ा झगड़ा हो वगैरह हो, और या माहौल अच्छा ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, सारे पॉल्यूशन वगैरह ना हो, तो इस चीज़ को भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि परिवार के सदस्य किस तरीके से रह रहे हैं, मिलजुल के है, एटिकेट सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे, वो देखता है, नोटिस करता है बच्चा। फिर स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अपने समाज से जुड़ता है, समाज में किस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना होता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। हमारा कल्चर भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, मीडिया हमारा प्रभावित करता है, आर्थिक स्थिति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, भौतिक परिस्थिति आदि, ये सारी चीज़ें हमारी जो होती है वातावरण में इंक्लूड होती है। इन सब का बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक भी चीज़ अगर बच्चे की इस समय नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो बच्चे का जिस तरीके से विकास होता है, उसकी विकास के साथ साथ उसकी सोच का, उसकी आदतों का और उसके व्यवहार का भी आकार देता है। यानी वातावरण हमें सिखाता है कि बच्चे को किस ढंग से रखना है, किस ढंग से, अगर इन्वायरमेंट होता है बहुत अच्छा है, प्रकृति से, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा उसी में ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा। जैसे अगर यहाँ बाहर रह रहा है, नेचर के साथ रह रहा है और कहीं ऐसी जगह पे आ गया तो कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करता है।
ठीक है। अगला पॉइंट है यह बदला जा सकता है और हमारे नियंत्रण में भी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे में जो भी चेंजेस ला रहे हैं कि यानी कि बच्चा नेचर से जुड़ा हुआ है, यहाँ आके हमारा एकदम से पॉल्यूटेड हो गया है, पॉल्यूशन हो गया, तो हम उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं कि हाँ बच्चे के लिए वो चीज़ें ना हो कि पॉल्यूट ना हो, इसको मास्क पहना दे, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब बच्चा दूसरी जगह से इस जगह पर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से वंशानुक्रम विकास में आपकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, उसी तरीके से आपके वातावरण में भी इफेक्ट डालते हैं। दोनों को मिलाकर ही हमारा जो है 50% हमारा रहता है। अगर ये दोनों में से एक भी कमी हो जाए तो बच्चे में डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों को साथ में लेकर ही हम उसका बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम भी जरूरी है और वातावरण भी, दोनों को ही महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हेरिडिटी और ये मल्टीपल डेवलपमेंट जो होता है तभी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये एक फार्मूला भी पूछा गया था बहुत साल पहले क्वेश्चन में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए कि वंशानुक्रम हमें संभावनाएं देते हैं। संभावनाएं मतलब हमें कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है ना, ये चीज़ होती है। और वातावरण विकास जो अगर वंशानुक्रम हमें संभावना देता है तो वातावरण जो होता है वो हमें विकास करने के अलग अलग अवसर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट था, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया हाईलाइट करते हुए। इंपॉर्टेंट है अगला टर्म्स है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, दूसरा टॉपिक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जो सोशल मीन्स होता है जब बच्चा अपनी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि 2.5 से 3 साल के बच्चे स्कूल में जाकर स्कूल में शो होना सीखते हैं। सबसे पहले उसी एज में सबसे ज़्यादा बच्चे थे। समाजीकरण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा स्वयं को समाज के जितने भी नियम होते हैं, उनके कानून होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, उनकी परंपरा होती है, उनके व्यवहार को सीखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि बच्चे को एक एग्जाम्पल दे देंगे और आप उसमें बताइए कि कौन सा उसके लिए अच्छा है। समाजीकरण के लिए मैंने बता दिया कि बच्चे जिस भी समाज में, जिस भी एज ग्रुप में जब बच्चा स्कूल जाता है वहीं से उसका शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि समाज से जुड़ना शुरू हो जाता है। उसे उसके मूल्य सिखाए जाते हैं, उसके नियम बताए जाते हैं, किस तरीके से रहना चाहिए, कौन से कल्चर को अपनाना, कौन से कल्चर में किस ढंग से हमें पता चलता है, और उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट फैक्टर होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एजेंट क्या होता है या फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारे माता पिता का रोल समाजीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहला माना जाता है। प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं। माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से बैठना है, उठना है, किस तरीके से बात करनी है, किस ढंग से। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आती है शिक्षक। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में बच्चे के प्रेम किस तरीके से, सुरक्षा कैसे रखे, उसके अनुशासन कैसे रखे, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर खेलना, टाइम पर पढ़ना, ये सारी चीज़ें बचपन से उसको संस्कार सिखाए जाते हैं कि माता पिता की किस तरीके से सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना या नमस्ते करना, अपने दादा दादी को किस तरीके से कुछ भी आशीर्वाद लेना, ये पैर छूना, ये सारे एटिकेट्स माता पिता के द्वारा ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। आगे क्या आता है कि बच्चे का व्यवहार में जो भी बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये उसके इन्वायरमेंट, उसके माता पिता द्वारा दिए गए मूल्यों को, उसकी नैतिकता को डिपेंड करता है। उसकी भाषा किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी आदतें किस तरीके से होनी चाहिए, और मूल्य उससे विकसित होता है। यही सारे मूल्य माता पिता द्वारा दिए जाते हैं, तभी बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं से बच्चा आगे भी धीरे धीरे उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, सेकंड नंबर पे हमारे शिक्षक आते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को अपने जो उसने सीखा है उसके ज्ञान को और सर्वाधिक करना, मतलब आगे की ओर बढ़ाते जाना। जैसे ज्ञान हो गया, उसका मार्गदर्शन करना, किस तरीके से करना, उसे मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना, बार बार मोटिवेशन देना, ये टीचर हमें बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को यहाँ पे स्कूल में ये भी सिखाया जाता है किस तरीके से अनुशासित रहना, समाज में रहकर व्यवहार के नियम और किस तरीके से नेतृत्व की भावना को विकसित करना। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में टीचर्स हमें सिखाते हैं। शिक्षक के बहुत ही ज़्यादा बच्चों पर सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि बच्चे शिक्षक को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। रोल मॉडल इसलिए मानते हैं कि बच्चे को जिस तरीके से अगर टीचर सिखाएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा उसको कैचअप करेगा। और वो कई बार होता है कि बच्चा अपने टीचर ने कुछ और तरीके से सिखाया हुआ होता है क्वेश्चन, बच्चा आके घर पे आप उसको सिखाने को, नहीं मेरी टीचर ने ऐसे ही सिखाया है। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में इफेक्ट जरूर डालती है। हाँ, मानते हैं कि फर्स्ट
जो एजेंट होता है हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन सेकंड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर अच्छा टीचर होगा तो बच्चे अच्छी आदतें सीखेंगे। कई बार होता है टीचर गुस्से में करता है तो वो बताता है मम्मी आज टीचर ने मुझसे गुस्सा किया, तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के द्वारा बच्चा आगे अपने भविष्य को किस ढंग से ले जाना है उसके लिए आगे की ओर बढ़ाता है। तीसरा है पीयर्स ग्रुप। पीयर्स ग्रुप का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो थर्ड फैक्टर होता है। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट हो गया, मीडिया हो गया, मास मीडिया जो हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है थर्ड में, ठीक है। समाज में अब यहाँ पे साथी की व्यवहार करें। अगर आपके आसपास के बच्चे का व्यवहार, बच्चों को देख कर ही एक बच्चा दूसरे व्यवहार में सीखता है। हाँ कि मिलजुल के खाना खा रहे हैं, मिलजुल कर अपने शेयरिंग कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, हेल्पिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे इसमें देखते हैं। उसके व्यवहार में, उसकी आदतों में और उसको सोच को प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इसमें बच्चे साथियों में सहयोग। अगर आपस में अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो इससे क्या सीखेगा बच्चा, इससे सीखेगा सहयोग करना, ठीक है, आपस में चीज़ों को शेयरिंग करना। प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं होती। अगर बच्चे के माइंड में ये डाल के हाँ तुझे फर्स्ट आना, तो ये चीज़ गलत होती है। प्रतिस्पर्धा तब आती है जब बच्चा 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है और उसका, लेकिन ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा तभी होती है कि हाँ मुझे भी आना है कुछ ना कुछ। साझेदारी पता ही है कि कोई चीज़ आपस में शेयरिंग करना, सामंजस्य से बिठाना, यानी आपस में जो भी कह सकते हैं कोलैब करना, आपस में एक दूसरे की बात को समझना, ठीक है। अगला पॉइंट है साथी समूह में आत्मविश्वास। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ सामाजिक कौशल को भी बढ़ाता है, यानी कि जो भी उसके सोशल स्किल्स है उसको भी डेवलपमेंट करता है। जैसे मान लो सपोज एक बच्चा है कि किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, अगर बच्चे को पहले से ही उसका मोटिवेशन दिया गया है टीचर के द्वारा या अपने पीयर्स ग्रुप्स के द्वारा, तो हाँ तू जीत सकता है, तू कर सकता है। बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि पीयर्स ग्रुप भी होते हैं, हाँ यू कैन डू इट, कर सकता है। टीचर तो टीचर है, लेकिन पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो पीयर्स ग्रुप के फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो भी आपको मोटिवेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी इफेक्ट सामाजिकरण के द्वारा पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक याद रखने। इसके मुख्य स्रोत मैंने बता दिए। सबसे पहले इनके माता पिता, सेकंड नंबर पे हमारे इसके शिक्षक, फिर साथी, फिर समाज जो मैंने आपको बताया था, फिर मास मीडिया, संस्कृत और धर्म। ये सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, इसलिए हाईलाइट स्टार करके बना दिया है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें शॉर्ट ला रही हूँ, क्योंकि 1 या 2 नंबर के आते हैं। जो डिटेल में होगा वो मैं डिटेल में भी समझा दूँगी। आई होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बहुत ही कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक्स जो हैं इसी तरीके से हिंदी पेडोलॉजी और इंग्लिश पेडोलॉजी लेके आऊँगी। और आपकी जो साथ ही साथ आपका दूसरा सब्जेक्ट है SST के भी शॉर्ट में ही चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी, उसी को पढ़ के आप अपनी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना तो ये था कि अगर आप SST के हिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं, बायलिंगुअल लेना चाहते हैं, बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम रह गया है, जुलाई शुरू हो गया है, सितंबर में आपका पेपर है। 15 दिन में आपको SST वगैरह अगर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं टाइम मिल रहा है तो नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, उन नोट्स का प्राइस मैंने 250 रुपीज़ रखा है, ठीक है। और एक बार आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगी। तो हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन के नोट्स यानी कंप्यूटराइज किए गए हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। एक बार देख लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 250 रुपीज़ मैंने सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स के लिए रखा है, ओनली हिस्ट्री के, ज्योग्राफी और सिविक्स के नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।